हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th भारती भवन बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7वां है आनुवांशिकता तथा जैव विकास के हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की परिभाषा करनी है। क्या होती है विभिन्नता, ये हमें बताना है। तो देखिए, विभिन्नता की परिभाषा हम ऐसे करेंगे। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसके अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। तो क्या समझ में आया? तो देखिए, माता पिता के अगर 4 संतानें हैं तो उन चारों भाई बहनों के कुछ न कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ न कुछ उनके गुणों में क्या होगा, अंतर होगा। जैसे उनका रंग रूप हो गया, ठीक है, मानसिक क्षमता होगी यानी दिमागी क्षमता होगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी एक जैसे दिखेंगे, उनकी एक जैसी मानसिक क्षमता होगी, उनका रंग रूप एक जैसा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ अलग तो ज़रूर होगा उनमें। तो वही कहलाता है क्या, विभिन्नता। यानी माता पिता की जितनी भी संतानें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, ठीक है, जैसे रंग रूप, शारीरिक गठन, आवाज़। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, दूसरा क्या है, आनुवंशिकता का अर्थ हमें बताना है। तो आनुवंशिकता का मतलब यानी हमें परिभाषा करनी है। देखिए, यहाँ से करेंगे। जनकों से यानी माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से यानी गुणसूत्रों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाना, वो कहलाता है आनुवंशिकता कहलाता है। क्या समझ में आया? माता पिता अगर लंबे हैं, माता पिता का रंग जैसा भी है तो यानी लंबे हैं, चाहे उनका रंग रूप जैसा है, तो संतानें भी उन्हीं की तरह होंगी, उन्हीं की तरह दिखेंगी, उनका स्वभाव भी उन्हीं की तरह होगा। तो ये सब क्या है, ठीक है, यही तो है अनुवांशिक गुण यानी पैतृक गुण इसे कहा जाता है। तीसरा देखिए क्या है, जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं। हम यहाँ से करेंगे। देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उस जीव का जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहा जाता है। कौन सा संरचना? देखिए, अगर माता पिता के जो जीन के संरचना होते हैं, शारीरिक गठन होता है, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग होता है, तो वही जो है उन संतानों में चला जाता है। किसके द्वारा निर्धारण होता है? जीन के द्वारा होता है, ठीक है। तो वो लक्षण कहलाता है जीन प्ररूप या जीनोटाइप, ठीक है, का निर्धारण उनके जीन प्ररूप के कारण ही होता है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक करना है। अगला प्रश्न देखिए, देखेंगे चौथा, मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो मेंडल ने प्लांट में पादप प्रजनन कराया तो 2 गुणों को लिया। कौन सा? एक लंबा और एक बौना, ठीक है, ये बात आपको लिखना है। तो आप फिर लिखना है, इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण जो होता है बौनापन, ठीक है, ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाता है, ना तो कोई बदलाव आता है और ना ही ऐसे गुण लुप्त होता है, यानी इनके गुण भी नहीं लुप्त हो पाते और ना ही ऐसा गुण लुप्त हो पाता है। तो संकर नस्ल की पीढ़ी दोनों विपरीत गुणों यानी लंबा और बौना साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कोई लंबा है और बौना है तो अगली जो पीढ़ी आएगी तो बौनापन छिप जाएगा और लंबा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष मेंडल का, तो अगली पीढ़ी में पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो यही निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है, जीन कोश क्या है, हमें बताना है। तो जीन कोश का आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, किसी भी प्रजाति विशेष के, कोई भी जीव के प्रजाति हो, ठीक है, एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन यानी उस प्रजाति का समस्त जीन, ठीक है, चाहे वो प्रजाति कितने भी प्रकार के हो, उनके समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो एक कीट होता है व्रिंग, तो ये कई रंगों में होता है, लाल, हरा और नीला रंग में होता है। तो एक साथ उन सभी को क्या कहा जाएगा, इन सभी के जीनों को जीन कोश कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है, देखिए एक समष्टि, ये किसका है, ये व्रिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए होते थे पहले सभी लाल होते थे। यहाँ पे देखिए ये काला वाला लाल है और ये हरा है और ये हल्का डॉट है, ये नीला है। तो पहले लाल होते थे, तो स्थिति ऐसी हुई कि पहली स्थिति में ये लाल हो गए, ठीक है, और बीच में क्या है, इनमें से एक हरा हो गया किसी कारणवश या पर्यावरणीय स्थितिवश, जो पत्ते में रहते थे। दूसरी स्थिति में एक नीला हो गया और ये देखिए ये सब काले क्या है, ये लाल हैं। और छोटे व्रिंग जो होते थे वो कैसे होते थे, वो भी लाल ही होते थे, लेकिन ये छोटे हैं। तो ऐसा हुआ कि ये लाल जो थे इनको चिड़ियों ने खा लिया, ठीक है, और इन
चिड़ियों ने खा लिया। तो बचा कौन? सफ़ेद। कैसे बच गए? क्योंकि ये हरे होते थे और ये पत्तों में छिप जाते थे, तो इनकी संख्या जो अगली पीढ़ी आई ज़्यादा हो गई और ये लाल वाले ख़त्म ही हो गए। ठीक है। अब इनमें देखिए दूसरी स्थिति में जो कुछ मीडियम साइज के थे ये कुछ आग में जल गए, तो ये कौन से बचे? ये नीले बच गए। तो अगले पीढ़ी में इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। और तीसरी देखिए, तीसरी स्थिति में कौन बच गए? छोटे वृंग, ये हमेशा है। पूरी विविष्टि और इनकी पूरी आबादी को हम कहेंगे, यानी जो इनमें तीनों शामिल हैं, जीन कोष कहेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? तो एक ही प्रश्न को देखिए कई बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो आनुवांशिक गुण हमें यहाँ से करना है, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुण कहा जाता है। ठीक है, यानी पैतृक गुण इसे कहा जाता है। 7वां देखिए, जाति उद्भावन क्या है? तो हमें यहाँ से करना है, नई उप प्रजातियाँ जो होती हैं मूल प्रजातियाँ से इतनी भिन्न होगी, इतनी डिफरेंट होगी, यदि मूल प्रजातियों के सदस्यों के साथ जो उप प्रजातियाँ हैं उनके साथ लैंगिक प्रजनन कराया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, तो उनके उत्पन्न संतानें जो होंगी लैंगिक क्षमता नहीं होगी। यानी जो मूल प्रजातियाँ हैं और उप प्रजातियाँ हैं दोनों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया, जो संतानें उत्पन्न होंगी उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, इससे एक से अधिक उप प्रजातियाँ बन जाएगी, नया प्रजाति बन जाएगा। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो यही जाति उद्भवन कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 8वां, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम हमें लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। यहाँ पे देखिए जीवों का वर्गीकरण विभिन्न स्तरों जैसे जगत, उपजगत, फाइटम या डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति में किया गया है। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा है बायोलॉजी में, इनके स्तरों का नाम लिखना है। तो यही तो हो गया सारा, जगत, उपजगत, ये सारे हमने जो लिखा। तो हमें यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या है, समजात अंग और एवं असमजात अंग क्या है? तो इनको समझना काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ध्यान से, तो हमें यहाँ से करना है समजात अंग की परिभाषा। भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो संरचना में, ठीक है, बनावट में, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान होते हैं लेकिन कार्य के दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वैसे अंग कहा जाता है, वैसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं समजात अंग। कौन से आते हैं? देखिए मेढक, पंछी, बिल्ली, मनुष्य में जो पैर होते हैं उनके, वो दिखने में तो समान होते हैं लेकिन वातावरणीय आधार पर अलग अलग कार्यों को वो संपादित करते हैं। ठीक है, तो वो समजात अंग हो गए। यानी संरचना में कहें कि एक समान, कार्य में अलग हो, वो समजात अंग हो गए। इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद समझ लेते हैं असमजात अंग। ठीक, इसके अपोजिट है ऐसे अंग, यानी समजात अंग विपरीत, ठीक इसके अपोजिट है। समजात अंगों के विपरीत जंतुओं कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रचना, उत्पत्ति, उद्भव के दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में एक समान होते हैं, तो वो असमजात अंग कहा जाता है। जैसे देखिए तितली और पंछी के पंख, जैसे तितलियों और पंछियों के पंख देखिए, जो संरचना में क्या है, अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है, एक ही है, दोनों उनसे उड़ती ही हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। समजात अंग स्ट्रक्चर देखिए, बनावट में एक जैसे हैं लेकिन कार्य अलग अलग है। ये पंछी का है पैर, बिल्ली का है, ये मनुष्य का है, तो तीनों तो एक जैसे लगते हैं लेकिन काम तो तीनों का अलग अलग है, तो ये समजात अंग हो गए। अब ये देखिए ये असमजात अंग है, तो इनकी स्ट्रक्चर तो अलग है। देखिए ये पंछियों के पंख में हड्डियाँ होती हैं, तो इनकी बनावट अलग है लेकिन काम दोनों का तो एक है, दोनों इनसे उड़ती हैं, तो ये हो गया असमजात अंग। आगे बढ़ते हुए 10वां प्रश्न देखेंगे, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप इसका आंसर लिखिए, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से करना है, मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं और इन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और ये 23वां जोड़ा जो होता है विभिन्न आकार का होता है, डिफरेंट आकार का होता है, जो लिंग क्रोमोसोम यही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ पे मनुष्य में पहले मेल की बात की जाए, उसके बाद फीमेल में देखेंगे 23 जोड़ा पाया जाता है।
23 जोड़ा, जिनमें से 22 जोड़ा यानी 44 कुछ एक ही प्रकार के, जो 23वां जोड़ा होता है ये पाया जाता है एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई में देखिए एक्स ये हो गया और ये वाई हो गया, तो यही कहा जाता है क्या, लिंक क्रोमोसोम। ये 22 + x ये 23वां जोड़ा, 22 + x ये 23वां जोड़ा। ठीक है, एक और एक 2 हो गए। फीमेल में देखिए ये जो है ये देखिए 22 और एक 23 एक्स और एक्स, यानी फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो इसी को कहा जाता है लिंक क्रोमोसोम। इसे लिंक का निर्धारण इसी के द्वारा संपन्न होता है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से